हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ये टॉपिक काफ़ी समय से काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आता है और काफ़ी फेमस टॉपिक है एग्ज़ाम में पूछने के लिए। तो सोचा क्यों नहीं अभी आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आप यूकेपीएससी 2026 का प्रीलिम्स ले लीजिए, उसके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फेडरल डायनेमिक्स इन इंडिया, यानी जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में सेंट्रल स्टेट रिलेशंस कहते हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हमारी कंट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हमारी कंट्री एज अ फेडरल कंट्री है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कंट्री का मतलब होता है जिसमें सारी पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। कितने तरीके की पावर्स होती हैं? देखिए गाइस, पावर तीन तरीके की होती हैं: लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स और फाइनेंशियल पावर्स। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर्स को सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके से उनका डिवीजन होगा, कौन सी पावर सेंटर के पास रहेगी, कौन सी पावर स्टेट के पास रहेगी, इमरजेंसी की सिचुएशन में कौन सी पावर स्टेट से सेंटर के पास चली जाएगी, और अगर दोनों की पावर में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो किसकी पावर प्रिवेल करेगी। ये सारी बातें जो हैं ये आपके सेंटर स्टेट रिलेशन में पार्ट 11 और पार्ट 12 में कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। हमारी कंट्री में जितना भी फंक्शन होता है, जितना भी लॉज एंड ऑर्डर फॉलो किया जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के हिसाब से फॉलो किया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो हमारी कंट्री में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल तीनों पावर का डिवीजन है, लेकिन जुडिशियल पावर का कोई डिवीजन नहीं है। हमारी कंट्री में एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, हाई कोर्ट उससे नीचे, फिर उसके बाद आते हैं लोअर कोर्ट्स। तो इट इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट के पास अपना सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा भी नहीं है कि हर स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट है। कमेंट करके बताइएगा हमारी कंट्री में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, और अगर आपको मालूम है हमारी कंट्री में कितने स्टेट्स और कितनी यूटीज हैं। ठीक है, हमारी कंट्री में कितने स्टेट्स और कितनी यूटीज हैं, और फिर हाई कोर्ट के नंबर देखिएगा, क्या वो नंबर मैच कर रहा है, क्या हर स्टेट के पास अपना एक हाई कोर्ट है। तो हमारी कंट्री में एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है। चलिए, सबसे पहली पावर दैट इज लेजिस्लेटिव पावर्स को देखना शुरू करते हैं, या फिर सेंटर और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशंस को देखना शुरू करते हैं। सब लेजिस्लेटिव रिलेशन शुरू करने से पहले एक खास बात कि लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव रिलेशंस का मतलब क्या होता है। देखिए, लेजिस्लेटिव रिलेशन का मतलब होता है, लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? मेकिंग द लॉज, कानून बनाना। मेकिंग द लॉज, कानून बनाना। ठीक है, कि भाई किस हिसाब से हमारी कंट्री में टैक्स सिस्टम लगेगा, किस हिसाब से हमारी कंट्री में पुलिस सिस्टम लगेगा, किस हिसाब से हमारी कंट्री में ट्रेड कैसा होगा, व्यापार कैसा होगा, किस तरीके से कंट्री में मूवमेंट हो सकता है। मतलब बहुत सारी चीजें जो होती हैं हमारी कंट्री में, जितनी भी कानून व्यवस्था है, जितना भी लॉज है, वो सब होता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं। सेंटर पर हमारे पास है पार्लियामेंट, और स्टेट में हमारे पास होती है स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट के दो पार्ट होते हैं, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, और अपर हाउस यानी कि राज्यसभा। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में किसी किसी स्टेट में दो हाउसेज होते हैं। अच्छा, इस तरीके की व्यवस्था को हम कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था। किसी किसी स्टेट में दो हाउसेस भी होते हैं, जैसे एक किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ही हो सकते हैं, पर किसी किसी स्टेट में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ठीक है, जिस स्टेट में दोनों हाउसेस होते हैं उस स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, और जिस स्टेट में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उस स्टेट में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि एक सदनीय व्यवस्था। लोकसभा, राज्यसभा दोनों की मेंबर्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को एमएलए नहीं एमएलसी बोला जाता है, और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को एमएलए बोला जाता है। दोनों की पावर्स में भी फर्क होता है। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो दोनों मोर और लेस सेम हाउस है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस। इट इज नॉट सेकेंडरी हाउस, प्लीज मार्क माय वर्ड्स। राज्यसभा इज नॉट सेकेंडरी हाउस, इट इज द सेकंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बट इन द केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इट इज द सेकेंडरी हाउस। लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिस्पेक्ट में लेजिस्लेटिव असेंबली से काउंसिल छोटा होता है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल एक सेकेंडरी हाउस होता है किसी भी स्टेट के
अंदर। आई होप दिस बेसिक थिंग इज क्लियर। एक मैं आपके लिए एक ले आऊंगी एक लेक्चर जिसमें हम बेसिक चीज़ें देखेंगे कि एमपीज किसे कहा जाता है, एमएलएज किसे कहा जाता है, लोकसभा राज्यसभा में कितनी सीट्स होती हैं, मेजॉरिटी कितनी सीट्स पर आती है, और ये सारी चीज़ें जो बेसिक होती है, कितने टाइप की मेजॉरिटी होती है, वो सब हम एक अलग लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। चलिए तो हमने लेगिस्लेशन समझा कि लेगिस्लेशन का मतलब होता है लॉज बनाना। तो स्टेट और सेंटर के बीच में जो लेगिस्लेटिव रिलेशंस हैं वो पार्ट 11 में दिए हुए हैं फ्रॉम आर्टिकल 245 टू 255। ठीक है, अब देखिए, पार्लियामेंट को अधिकार होता है कि वो भारत के किसी भी हिस्से पर या पूरे भारत पर लॉ बना सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर को अधिकार होता है कि वो अपने स्टेट की बाउंड्रीज के अंदर, यानी कि यूपी की सरकार यूपी में लॉज बना सकती है, उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड में लॉज बना सकती है, हिमाचल प्रदेश की सरकार हिमाचल प्रदेश में ही लॉज बना सकती है। हिमाचल प्रदेश के लॉज यूपी में नहीं लगेंगे, यूपी के लॉज यूके में नहीं लगेंगे। लेकिन अगर बात रही पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट के लॉज यूपी में भी लागू होंगे, यूके में भी लागू होंगे और हिमाचल प्रदेश में भी लागू होंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। कुछ होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, यानी कि जहां पर पार्लियामेंट को ही अधिकार होता है कि पार्लियामेंट अपने इंडियन सिटीजन्स के लिए और उनकी प्रॉपर्टी के लिए कहीं पर भी, चाहे देश के अंदर या देश के बाहर, कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी लॉ पास कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं लॉज में। प्रेसिडेंट को ही सिर्फ अधिकार होता है, ध्यान से सुनिएगा कि लाइन को मैं धीरे बोल रही हूँ, प्रेसिडेंट को ही सिर्फ अधिकार होता है कि प्रेसिडेंट पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस के लिए कहां पर, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दामन दीव, लद्दाख, इन सारे स्टेट में किसी भी तरीके का लेगिस्लेशन पास कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट का वो लेगिस्लेशन पार्लियामेंट के एक्ट के समान ही माना जाएगा, पार्लियामेंट के एक्ट के समान ही माना जाएगा। कहां कहां पर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन सारी जगहों पर प्रेसिडेंट लेजिस्लेशन पास कर सकते हैं। सेम पावर्स गवर्नर को होती है। गवर्नर पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट को अपने स्टेट के स्केड्यूल एरियाज में लागू करने से मना कर सकता है। हर स्टेट में कुछ शेड्यूल एरियाज होते हैं। शेड्यूल एरियाज वो होते हैं जहां पर कुछ सेंसिटिव ट्राइब्स रहती हैं, कुछ ऐसी आबादियां रहती हैं जिन्हें संरक्षण की जरूरत होती है। तो उन एरियाज में अगर स्टेट गवर्नर चाहे तो गवर्नर शेड्यूल एरियाज में पार्लियामेंट के एक्ट को लागू होने से मना कर सकते हैं। आसाम के गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास सेम पावर होती हैं अगर बात आ जाए ट्राइबल एरियाज की, यानी कि वही शेड्यूल एरियाज की इन दी स्पेशल स्टेट। देखिए एक बात और एक्स्ट्रा, हमारे पास 12 स्केड्यूल्स हैं। ठीक है, हमारे पास एक स्केड्यूल 5 है, एक स्केड्यूल 6 है। ये बात हो रही है स्केड्यूल 5 की, ये बात हो रही है स्केड्यूल 6 की। स्केड्यूल 6 में कुछ स्पेशल स्टेट्स आते हैं जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड आसाम। तो आसाम के गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ट्राइबल एरियाज को बात करें तो गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर इक्वल हो जाती है, यानी कि गवर्नर जो काम करेंगे उसे वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, ये बात आपको अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। ठीक है, देखिए अगर बात एक बार में ना समझ में आए ना, ऐसा होता है कि लेक्चर में सारी बातें एक बार में समझ नहीं आती हैं, कुछ समझ पाते हैं कुछ नहीं समझ पाते हैं, तो लेक्चर को दोबारा देख लेंगे तो बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। हमने बोला ना कि स्टेट और सेंटर के बीच में पावर्स का डिवीजन होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी पावर स्टेट की है, कौन सी पावर सेंटर की है। तो हमारे पास लिस्ट है। लिस्ट अगेन मेंशनिंग हियर कि हमारे पास 12 शेड्यूल में से एक 7वें नंबर का शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट दी हुई हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो मैटर होते हैं जिस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट में वो मैटर होते हैं जिस पर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। इन दी, अब देखिए यहाँ पर एक स्पेशल चीज मेंशन है, ध्यान रखिएगा, मार्क कीजिएगा, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। स्टेट लेजिस्लेचर को स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बनाने की पावर होती है, लेकिन इन दी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अगली होती है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट वो होती है जिस पर पार्लियामेंट और स्टेट दोनों ही साथ में मिलकर लेजिस्लेट कर सकते हैं। कुछ ऐसी पावर्स होती हैं रेजिड्यूरी पावर्स जिन्हें ना इन तीनों लिस्ट में से कहीं पर भी नहीं रखा गया है, और उन लेजिस्लेटिव पावर्स के ऊपर लॉ बनाने के अधिकार जो होता है वो पार्लियामेंट के
पास होता है और इसी रेजिडुअरी पावर में आता है टैक्सेशन। चलिए, पार्ट 11 और पार्ट 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो ये पूरा आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए, पार्ट 11 पार्ट 12 बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन की। तीन तरीके के रिलेशन होते हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन। बात करें लेजिस्लेटिव रिलेशन की, तो लेजिस्लेटिव रिलेशन में बात की जाती है टेरिटोरियल एक्सटेंट, यानी कि सेंटर के द्वारा बनाई गई लॉ कहां पर लागू होंगी, स्टेट के द्वारा बनाई गई लॉ कहां पर लागू होंगी। तो मैंने आपको बता दिया, सेंटर के द्वारा बनाई गई लॉ होल ऑफ द इंडिया में लागू होंगी अगर वो शेड्यूल एरियाज अंडर 5 और अंडर 6 नहीं है तो। स्टेट के द्वारा बनाई गई लॉ स्टेट के अंदर ही लागू होंगी, यानी कि यूपी की लॉ यूपी पर, यूके की लॉ यूके पर, ठीक है। दूसरा है लेजिस्लेटिव रिलेशन में आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, यानी कि हमारी 3 लिस्ट की कौन सी लिस्ट में क्या सब्जेक्ट है और उन सब्जेक्ट के ऊपर कौन लॉ बना सकता है। पार्लियामेंट किन केसेस में स्टेट फील्ड के ऊपर लॉ बना सकता है, ये भी लेजिस्लेटिव रिलेशन में आता है। सेंटर का भी स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर कुछ कंट्रोल होता है। अगले रिलेशंस है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, प्रशासन कैसे किया जाएगा। तो इमरजेंसी के वक्त किस तरीके से रिलेशंस चेंज हो जाते हैं, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स का बंटवारा। इमरजेंसी कौन सी, देखिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 3 इमरजेंसीज मेंशन है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, अंडर आर्टिकल 356, अंडर आर्टिकल 360। याद करने का तरीका, हर इमरजेंसी में +4 का गैप है, अगर आपको एक इमरजेंसी याद हो गई तो दूसरी याद हो जाएगी और तीसरी याद हो जाएगी, ठीक है। तो आर्टिकल 352, 356, 360 के अंदर हमारे पास 3 तरीके के आपातकाल हैं, 3 तरीके की इमरजेंसी है। प्रेसिडेंट रूल को आप स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं। तो इस इमरजेंसी के केस में सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशंस चेंज हो जाते हैं, कुछ मोल्ड एंड फोल्ड हो जाता है रिलेशन में। उन मोल्ड एंड फोल्ड के बारे में इस एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन वाले पार्ट में हम देखेंगे। इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स, इनका लेजिस्लेशन, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। ऑल इंडिया सर्विसेज, कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट, यानी किन केसेस में सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है, ये आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में। फाइनेंशियल रिलेशन बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के केसेस में स्टेट के फाइनेंसेस के और सेंटर के फाइनेंसेस में क्या चेंज आता है, क्या स्टेट के फाइनेंसेस पर सेंटर का अधिकार हो जाता है इमरजेंसी सिचुएशन में, वो देखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार स्टेट्स को कुछ एड देती है, यानी कि कुछ फंडिंग करती है, तो वो फंडिंग किस तरीके से की जाती है वो देखेंगे। टैक्सेस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, टैक्स रेवेन्यू किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, स्टेट और सेंटर के अपने अपने कुछ टैक्सेस होते हैं। सेंटर कुछ टैक्सेस लगाता है ऑन दी सेंटर कुछ टैक्स लगाता है, स्टेट कुछ टैक्स लगाता है, तो उसके कुछ रेवेन्यूज निकल कर आते हैं। इन रेवेन्यूज का बंटवारा सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। एलोकेशन ऑफ टैक्स पावर्स, कि सेंटर और स्टेट के पास टैक्सिंग पावर्स कैसी कैसी हैं, किन एरियाज में सेंटर टैक्स लेता है, किन एरियाज में स्टेट टैक्स लेता है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे सेंटर स्टेट रिलेशन के अंदर। 3 तरीके के रिलेशन है, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल। चलिए, तो हमने बात की लेजिस्लेटिव रिलेशन में कि हमारे पास 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट, ठीक है। यूनियन लिस्ट के ऊपर पावर है पार्लियामेंट की, स्टेट लिस्ट के ऊपर पावर है स्टेट लेजिस्लेचर की अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, और इसके बाद कंकरेंट लिस्ट के ऊपर पावर होती है दोनों की ही, स्टेट और सेंटर की। लेकिन मैं बताऊंगी आपको कि अगर कंकरेंट लिस्ट में दोनों के पास ही पावर है, स्टेट के पास भी पावर है, सेंटर के पास भी पावर है, और अगर किसी लॉ पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अगर किसी लॉ पर फॉर एग्जांपल कोई लॉ बनाया गया है, सेंटर और स्टेट ने साथ में सोच समझकर बनाया है, सेंटर के कुछ प्रोविजंस हैं कहने के, स्टेट के कुछ बातें हैं, लेकिन अगर सेंटर को कुछ लग रहा है कि ये वाली बात या ये वाला प्रोविजन लागू नहीं होना चाहिए, या किसी प्रोविजन के ऊपर मतभेद हो गया, तो सेंटर शुड प्रिवेल, सेंटर की बात को माना जाएगा, सेंटर की लॉ को प्रिवेल किया जाएगा, यानी कि सेंटर कंकरेंट लिस्ट में स्टेट के ऊपर हावी हो सकता है। कंकरेंट लिस्ट के केस में सेंटर इज सुपीरियर देन दी स्टेट, मेंशन कीजिएगा, सेंटर इज सुपीरियर देन दी स्टेट, ठीक है। बात करते हैं पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट मैटर फॉर यूनियन टेरिटरीज। अगर बात यूनियन टेरिटरीज की है, देखिए यूनियन टेरिटरीज का मतलब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, वो प्रदेश जो केंद्र के द्वारा शासित किए जाते हैं, जो केंद्र के द्वारा जिन पर केंद्र का शासन होता है। तो अगर स्टेट लिस्ट में
कुछ ऐसे मैटर हैं जो यूनियन टेरिटरीज पर लागू हो रहे हैं, तो उस पर अथॉरिटी किसकी होगी? ऑब्वियस सी बात है, पार्लियामेंट की होगी, बिकॉज पार्लियामेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इज द सोल अथॉरिटी टू रूल ओवर द यूनियन टेरिटरी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक जीएसटी अमेंडमेंट है, याद रखिएगा काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और यूकेपीएससी में भी काफी बार ये क्वेश्चन आया है। तो 101वां संशोधन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 आया था, जिसमें जीएसटी लाया गया था। तो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर्स, अगर जहां पर एक्सक्लूसिव वर्ड लगा हुआ है ना, तो एक्सक्लूसिव का मतलब है कि पार्लियामेंट के अलावा उसके ऊपर कोई और लेजिस्लेट नहीं कर सकता। स्टेट के पास जहां पर एक्सक्लूसिव लगा हुआ है, तो स्टेट के अलावा उस पावर के उस मैटर के ऊपर कोई और लेजिस्लेट नहीं कर सकता। ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स की। कुछ तरीके, जैसे कि यूनियन लिस्ट सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, उसके बाद पावर में आती है कंकरेंट लिस्ट, फिर आती है स्टेट लिस्ट। ठीक है। स्टेट लॉज भी प्रवेल कर सकते हैं, कंकरेंट लिस्ट में स्टेट लॉज भी प्रवेल कर सकते हैं अगर उन्हें प्रेसिडेंशियल असेंट मिला हुआ हो। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी लॉ के ऊपर स्टेट और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट ने एक असेंट जारी किया, एक ऑर्डर जारी किया कि स्टेट की जो लॉ है वो ज्यादा पावरफुल है और वो ज्यादा इफेक्टिव है और स्टेट की लॉ को इस केस में प्रवेल करना चाहिए। तो उस केस में सेंटर की लॉ के बजाय स्टेट की लॉ जो है वो प्रवेल कर जाती है। ठीक है। अब हमने बात की कि कुछ केसेस में पार्लियामेंट स्टेट फील्ड में लेजिस्लेट करता है, कुछ केसेस में पार्लियामेंट स्टेट मैटर में इंटरफेयर करता है। वो केसेस कौन से हैं? सबसे पहला है राज्यसभा रिजोल्यूशन। देखिए, अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट की बात है और उसे 2/3 मेजोरिटी के साथ पास कर दिया जाए, 2/3 मेजोरिटी कैसी? प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब क्या है? वैसे तो मैं मेजोरिटी का टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगी। देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल, एक हाउस में, आई एम सेइंग ओनली हाउस, मैं किसी लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं कर रही, एक हाउस में मान लीजिए टोटल उसका मेंबरशिप 400 है। ठीक है, कि उस हाउस में टोटल सीट्स जो है वो 400 हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 400 के 400 लोग किसी सेशन में एक साथ आए। हो सकता है कि उस वक्त उस सेशन में मात्र 300 लोग आए हों, तो 2/3 मेजोरिटी इन 300 लोगों की, बिकॉज दे आर प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑल्सो। ओके, तो हो सकता है इन 300 लोगों में से हो सकता है 50 लोग या फिर आप मान लीजिए अगर इसे हम कॉमन नंबर बनाए तो 60 लोग वोटिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 60 लोग वोटिंग नहीं कर रहे हैं, दे एब्सटेन देमसेल्व्स फ्रॉम द वोटिंग, उन्होंने अपने आप को वोटिंग से अलग कर दिया है। तो प्रेजेंट तो 300 है, लेकिन उनमें से वोटिंग कितने कर रहे हैं? 240। तो इसकी मेजोरिटी कितनी हुई? इसकी मेजोरिटी हुई आपकी 160। तो अगर किसी मैटर को 160 यानी कि 2/3 मेंबर्स की प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजोरिटी के साथ पास कर दिया जाए, तो उस स्टेट मैटर पर अब पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेट करेगा। ठीक है, पार्लियामेंट ने जिस स्टेट मैटर पर लेजिस्लेट किया है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होगा। ठीक है, 1 ईयर के लिए वैलिड होगा और उसे एन अनलिमिटेड टाइम के लिए जो है वो पास किया जा सकता है। और 1 ईयर उस रेजोल्यूशन का मतलब राज्यसभा ने रेजोल्यूशन दिया है। राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट ना, स्टेट का काउंसिल होता है राज्यसभा, स्टेट का हाउस होता है। तो राज्यसभा ने 2/3 मेजोरिटी से बोला कि भाई ये वाला जो स्टेट मैटर है ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए, ये हमारे देश के सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो इस पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। ठीक है, तो राज्यसभा ने एक ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दे दिया 2/3 मेजोरिटी के साथ। अब वो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट के पास गया, पार्लियामेंट ने उस पर लॉ बना दिया। अब ये लॉ जो है वो 1 ईयर तक उस स्टेट के ऊपर लागू होगा। इस लॉ की वैलिडिटी 1 ईयर तक है, क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से बना है ना। हो सकता है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, कोई वॉर जैसी सिचुएशन हो, जिसमें राज्यसभा को ये लगे कि स्टेट असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट केपेबल टू मेक दैट लॉ, तो उस लॉ की वैलिडिटी 1 साल है। लेकिन अगर उसे चाहे तो उसे 1 साल से ज्यादा भी इंक्रीज कर सकते हैं इनडेफिनेटली, यानी कि अनलिमिटेड टाइम के लिए, लेकिन एक बार में 1 साल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दोबारा से 1 ईयर के लिए एक्सटेंड हो सकता है, दोबारा से 1 ईयर के लिए एक्सटेंड हो सकता है, कितने भी बार हो सकता है, लेकिन एक बार में 1 साल। और अगर उसे 1 साल के बाद उसे एक्सटेंड नहीं किया गया उस लॉ को, तो वो लॉ 6 महीने के बाद जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि 1 ईयर तो उसकी वैलिडिटी है जो मिली है, प्लस 6 मंथ्स वो वेट करेगा कि उसको आगे एक्सटेंड किया जा रहा है या नहीं। अगर आगे एक्सटेंड नहीं किया जा रहा तो वो लॉ एक्सपायर हो जाएगा। डन।
कुछ केसेस होते हैं जहां पर पार्लियामेंट स्टेट फील्ड के ऊपर लेजिस्लेट करता है जब नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन होती है। मैंने आपको बताया था 3 तरीके की इमरजेंसी है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के मैटर्स में, जिसमें जीएसटी भी इंक्लूड होता है, लेजिस्लेट कर सकता है। पार्लियामेंट इमरजेंसी की सिचुएशन में जो भी लॉ बनाएगा वो 6 महीने तक वैलिड होंगे इमरजेंसी खत्म होने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 22 दिसंबर को इमरजेंसी खत्म हुई, तो ठीक है, तो 22 दिसंबर से 6 महीने तक वेट किया जाएगा, मतलब 6 महीने तक वो लॉ जो है वो रहेगा और 6 महीने के बाद वो लॉ जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, स्टेट जब हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को स्टार मार्क कर लीजिएगा या नोट में स्पेशल मेंशन कर लीजिएगा। देखिए, हमने बात की कि स्टेट मैटर्स में, इमरजेंसी की सिचुएशन में स्टेट मैटर्स में पार्लियामेंट लॉ बना सकता है और वो लॉ 6 महीने तक लागू होंगे इमरजेंसी सिचुएशन खत्म होने के बाद भी। लेकिन हमने बोला कि जो स्टेट लिस्ट होती है, क्या वो स्टेट लिस्ट पर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बनाएगा? इमरजेंसी सिचुएशन में बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बनाएगा और पार्लियामेंट भी लॉ बनाएगा, लेकिन पार्लियामेंट की लॉ प्रिवेल होगी। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकता है, बट पार्लियामेंट की लॉ प्रिवेल होगी कॉन्फ्लिक्ट के केसेस में इन दी स्टेट मैटर। बात समझने की कोशिश कीजिए, इमरजेंसी सिचुएशन में स्टेट लेजिस्लेचर भी स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकता है, बट अगर कोई मैटर ऐसा फंसा जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गए, तो उस स्टेट लिस्ट के मैटर के ऊपर पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा इमरजेंसी सिचुएशन में। तो इमरजेंसी सिचुएशन में, नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 352 के अंदर स्टेट और पार्लियामेंट का स्टेट लिस्ट के ऊपर कंकरेंट राइट आ जाता है। बात आई समझ में? स्टेट लिस्ट के ऊपर कंकरेंट राइट आ जाता है, किसका? स्टेट और पार्लियामेंट का। और कंकरेंट राइट में आपको मालूम है पार्लियामेंट हमेशा प्रिवेल करता है स्टेट के ऊपर। ठीक है, अगला केस है कि अगर एक, दो और दो से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर साथ में मिलकर पार्लियामेंट के सामने ये रिक्वेस्ट करें कि भाई ये वाला स्टेट मैटर जो है ये हमसे नहीं हो रहा है, इस पर लॉ नहीं बनाया जा रहा है, आप ऐसा कीजिए, हमारे लिए इस पर लॉ बना दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा मैटर था, टैक्स का मैटर था, जिसमें 2-3 स्टेट्स ने बोला कि भाई हमसे लॉ नहीं बनाया जा रहा, आप पार्लियामेंट को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे लिए इस स्टेट मैटर पर लॉ बना दीजिए, तो उस केस में भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। पहला केस है जब राज्यसभा रिजोल्यूशन दे 2/3 मेजोरिटी के साथ, दूसरा केस है जब नेशनल इमरजेंसी लगे 352 के साथ ऊपर, और तीसरा केस है जब स्टेट रिक्वेस्ट करे। ठीक है, तो ओनली पार्लियामेंट कैन अमेंड और रिपील सच लॉ। अच्छा, जो लॉ स्टेट लिस्ट के ऊपर बनाई है स्टेट के रिक्वेस्ट के बाद में, तो उन लॉस को अमेंड करना, यानी कि उन लॉस को संशोधित करना, उन लॉस को रिपील करना, खारिज करना, फिर पार्लियामेंट के अधिकार में चला जाता है। ठीक है, और एक बात और देखिए, अगर कुछ स्टेट्स जैसे कि यूपी, यूके, हिमाचल प्रदेश, इन 3 स्टेट्स ने पार्लियामेंट को बोला कि भाई हमसे ना ये फलाना लॉ पर काम नहीं हो रहा है, आप ऐसा कीजिए, इस पर अपना लॉ बना दीजिए, हमसे ये स्टेट मैटर नहीं संभाला जा रहा है, तो यूपी, यूके और हिमाचल प्रदेश ने वो रिक्वेस्ट की है ना, तो वो लॉ सिर्फ और सिर्फ यूपी, यूके, हिमाचल पर ही लागू होगा, जरूरी नहीं है कि ये दूसरे स्टेट पर भी लागू हो। दूसरे स्टेट चाहे तो इस लॉ को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे स्टेट चाहे तो इस लॉ को अडॉप्ट कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट ये उन स्टेट्स पर लागू नहीं होगा जिन्होंने रिक्वेस्ट नहीं किया। डन? इट इज क्लियर? ओके, तो अगली बात, कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं जो इंटरनेशनली, मतलब 2 कंट्रीज के बीच में होते हैं, तो उन अग्रीमेंट्स पर चाहे भले वो स्टेट मैटर के साथ वो हो, मतलब चाहे वो स्टेट मैटर के साथ रिलेट करें, लेकिन उन एग्रीमेंट्स के ऊपर तो भाई पार्लियामेंट्री लॉ बनाएगा, जिसमें इंटरनेशनल ट्रीटीज और अग्रीमेंट शामिल होते हैं। ठीक है, अगला बात आता है प्रेसिडेंट रूल के केस में, आर्टिकल 356। तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट रूल के केस में स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर को तो रिपील कर दिया जाता है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर को तो खत्म कर दिया जाता है, तो पार्लियामेंट उस समय भी स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ जो है वो बना सकता है। तो इन केसेस में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकता है। ये केसेस याद रखिएगा, राज्यसभा रिजोल्यूशन, नेशनल इमरजेंसी, राज्यसभा रिजोल्यूशन, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट रिक्वेस्ट एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट, और इन केसेस ऑफ प्रेसिडेंट
रूल। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं सेंटर कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन की सेंटर ने स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर किस तरीके से कंट्रोल रखा हुआ है। देखिए हमारी कंट्री में भले ही फेडरल सिस्टम है, यानी कि सेंट्रल स्टेट के बीच में रिलेशंस को डिवाइड किया गया, लेकिन फिर भी सेंटर का एक अधिकार होता है स्टेट के ऊपर। तो सेंटर ने अपना अधिकार स्टेट्स के ऊपर किस तरीके से बनाकर रखा हुआ है, या किस तरीके से सेंटर स्टेट के लेजिस्लेशन को थोड़ा कंट्रोल करता है, वो बात हम देख लेते हैं। तो पहला है गवर्नर्स पावर। देखिए गवर्नर को इस सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है स्टेट के अंदर। ठीक है, गवर्नर को सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है स्टेट के अंदर टू लुक ओवर द स्टेट मैटर्स, स्टेट मैटर को देखने के लिए, और गवर्नर रिपोर्ट देकर प्रेसिडेंट को स्टेट फंक्शनरी के बारे में बताता रहता है कि भाई स्टेट में ये चल रहा है, स्टेट में ये चल रहा है। तो गवर्नर को पावर दी गई है, गवर्नर कुछ बिल्स को रिजर्व कर सकता है फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए गवर्नर कुछ बिल्स को रख सकता है, स्टेट बिल्स को, और प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो होता है। ठीक है, मैं वीटो पावर्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगी जब प्रेसिडेंट की हम फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो वीटो पावर्स होती हैं, एब्सोल्यूट वीटो और सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, ये सारी वीटोज होती हैं जो प्रेसिडेंट के पास होती है। कुछ वीटोज गवर्नर के पास भी होती हैं। तो गवर्नर के पास एक एब्सोल्यूट वीटो है कि गवर्नर किसी भी स्टेट बिल को प्रिजर्व कर लेंगे, यानी कि अपने पास रख लेंगे, और गवर्नर उस स्टेट बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेज देंगे। गवर्नर का ये कहना हुआ कि भाई ये लग रहा है मुझे कि ये इसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन की जरूरत है, भाई ये स्टेट बिल जो है मैं चाहता हूं कि एक बार प्रेसिडेंट भी पढ़ ले तब मैं पास करूं। तो गवर्नर ऐसे बिल्स को अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, और कुछ स्टेट बिल्स जैसे कि होते हैं जिसमें ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस वगैरह होते हैं, तो उन स्टेट बिल्स को लागू, मतलब उन स्टेट बिल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेसिडेंट के अप्रूवल की जरूरत होती है। ठीक है, कुछ केसेस में सेंटर का कंट्रोल स्टेट लेजिस्लेशन पर आता है, कब? जब फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, यानी कि जब आर्टिकल कौन सा लगे, 360। ठीक है, तो सेंटर स्टेट को डायरेक्ट कर सकता है कि मनी बिल्स को रिजर्व कीजिए, फाइनेंशियल बिल्स को रिजर्व कीजिए, और प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी में स्टेट के मनी बिल, स्टेट के फाइनेंशियल बिल्स को भेजा जा सकता है। स्टेट के मनी बिल, स्टेट के फाइनेंशियल बिल को इमरजेंसी की सिचुएशन में, स्टेट के मनी बिल, स्टेट के फाइनेंशियल बिल्स को फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन में प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है। तो पहले हमने क्या बात की कि भाई गवर्नर के पास पावर होती है, गवर्नर कुछ बिल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर दी प्रेसिडेंट कंसिडरेशन अपनी एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल करते हुए। कुछ बिल्स होते हैं जो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना स्टेट लेजिस्लेचर में लागू, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकते। ठीक है, तो आर्टिकल 304। कुछ प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। ठीक है, आर्टिकल 360 के अंदर मनी बिल्स को और फाइनेंशियल बिल्स को, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो अपने पास इस सेंटर स्टेट को ये बोल सकता है भाई प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए उन बिल्स को आप रिजर्व रखिए। ठीक है, गवर्नर्स ऑर्डिनेंस, सर्टेन ऑर्डिनेंस जो होते हैं गवर्नर के, देखिए गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस पावर होती है आर्टिकल 213 के अंदर। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जब स्टेट लेजिस्लेचर एब्सेंट है, डिसॉल्व है, या स्टेट लेजिस्लेचर उस समय सेशन में नहीं है और बहुत अर्जेंसी है एक लॉ बनाने की, तो गवर्नर क्या करते हैं, अपने आर्टिकल 213 का इस्तेमाल करते हुए, गवर्नर अपने पावर आर्टिकल 213 का इस्तेमाल करते हुए उस समय क्या करते हैं, एक टेम्पररी लॉ बना देते हैं। उस टेम्पररी लॉ को ही आप ऑर्डिनेंस कह रहे हो। ठीक है, उस टेम्पररी लॉ को ही आप ऑर्डिनेंस कह रहे हो। तो कुछ ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन के बाद ही बनाए जा सकते हैं, ये बात भी कही जा रही है। ठीक है, अगला, तो ये थी आपके लेजिस्लेटिव पावर्स जो स्टेट और सेंटर के बीच में किस तरीके से डिवाइडेड है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ये आपके लिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगली है आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस आपके आर्टिकल पार्ट 11 में ही दिए हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस पार्ट 11 में ही दिए हुए हैं, आर्टिकल 256 से लेकर आर्टिकल 263। आर्टिकल्स मोर और लेस इतने ज्यादा जरूरी नहीं है, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको याद करने ही करने हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ही याद करने हैं, बस एक एरिया याद कर लीजिएगा कि लेजिस्लेटिव पावर्स आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 पे हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स 255 पे खत्म हो जाती हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर शुरू हो जाती हैं आर्टिकल 256 से आर्टिकल 263 पर। ठीक है, चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स।
एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मतलब आप ये बात कर सकते हो कि एग्जीक्यूटिव पावर्स। अच्छा, मैंने आपको बताया कि भाई लेजिस्लेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि लॉ बनाओ, कि क्या लॉ बनाना चाहिए, कैसे लॉ बनाना चाहिए। अब इस लॉ को देश के ऊपर लागू या स्टेट के ऊपर लागू करवाना भी तो पड़ेगा, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी जैसे कि आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, ये सारे होती हैं आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडीज, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, यानी किसी भी लॉ को लागू करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी मेंशन है। आर्टिकल 256 बोलता है कि स्टेट मस्ट कंप्लायंस विद पार्लियामेंट्री लॉ दैट सेंटर कैन गिव डायरेक्शंस। स्टेट को उन लॉज को मानना पड़ेगा जिन लॉज के ऊपर सेंटर ने डायरेक्शंस दिए हैं। मतलब स्टेट शुड फंक्शन अकॉर्डिंग टू दी सेंटर्स डायरेक्शन इन सम केसेस, ठीक है। देखिए, टू रेस्ट्रिक्शन ऑन स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर। स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर के ऊपर दो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि स्टेट को जो लॉ बनानी है वो पार्लियामेंट की लॉ के साथ कंप्लायंस होनी चाहिए, यानी कि मतलब एक तरीके से कोऑर्डिनेशन में रहना चाहिए, ठीक है। और स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर के साथ इंटरफेयर ना करे, ये आर्टिकल 356 बोलता है। आर्टिकल 365 बोलता है कि अगर स्टेट सेंटर की डायरेक्शंस को फॉलो करने के में असमर्थ रहा, ध्यान सुनिएगा, अगर स्टेट सेंटर की डायरेक्शंस के हिसाब से नहीं चला, अगर स्टेट सेंटर की बनाई गई लॉ के हिसाब से कंप्लाई कर नहीं चला, तो वो माना जाएगा ब्रेकडाउन ऑफ स्टेट मशीनरी। स्टेट मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया है और वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फंक्शन नहीं कर रहा, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है ना कि स्टेट को, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, देखिए आर्टिकल 256 में ये बात लिखी हुई है कि स्टेट को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो पार्लियामेंट्री लॉज के हिसाब से चल रहा है, वो पार्लियामेंट्री की लॉज में कंप्लायंस बनाकर चल रहा है, यानी कि तालमेल बनाकर चल रहा है। और आर्टिकल 365 ये बोलता है कि अगर स्टेट इस केस में फेल हुआ तो प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो सकता है। बिकॉज प्रेसिडेंट रूल इंपोज होने का एक सबसे बड़ा प्रेसिडेंट रूल इंपोज होने का कारण क्या है? फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी, कि स्टेट मशीनरी का फेलियर हो गया है, स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चला, तो अब प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाए, ठीक है। अब सेंटर के कुछ डायरेक्शंस होते हैं स्टेट को। आर्टिकल 257 में सेंटर के कुछ डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शंस का मतलब क्या होता है कि मैं आपको कुछ निर्देश दे रही हूँ, आपको कुछ बातें बता रही हूँ कि भाई देखो इस चीज को इस हिसाब से कर लो, इस चीज को इस हिसाब से कर लो, इस हिसाब से जो है आपके लिए फायदा रहेगा, ऐसे नहीं करोगे तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो आई एम गिविंग यू सम डायरेक्शंस, बट यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन ये है कि स्टेट को उन डायरेक्शंस के हिसाब से काम करना पड़ेगा, यानी कि स्टेट की लॉ ऐसा नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल सेंटर ने बोला कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो है आपको ये वाला लॉ बनाना है और ये लॉ ऐसे लागू करना है, आप इस हिसाब से काम कर लीजिए, ठीक है। सेंटर ने तो ऐसा बोल दिया, अब स्टेट ने अपनी एक ऐसी लॉ बना दी जो सेंटर के उस बात के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये तो बिल्कुल ऑपोजिशन हो गया ना, कि आप सेंटर की बात को बिल्कुल अपोज कर रहे हो, आपने सेंटर की जो डायरेक्शंस हैं उनको मानना तो दूर की बात है, उनके ऑपोजिशन में एक लॉ बना दिया। तो दैट इज नॉट दी, मतलब ये चीज नहीं है। सेंटर स्टेट को एक दूसरे के साथ हैंड इन हैंड में वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो सेंटर को डायरेक्शंस होते हैं स्टेट को, डायरेक्शंस कम्युनिकेशन, रेलवे प्रोटेक्शन एंड शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर में डायरेक्शंस जो है वो इस सेंटर दे सकता है स्टेट को, ठीक है। और अगर स्टेट ने अगर उस पर काम नहीं किया या स्टेट ने उस हिसाब से फंक्शन नहीं किया, तो प्रेसिडेंट रूल के अंदर स्टेट जो है वो जा सकता है, ठीक है। कुछ म्यूचुअल डेलीगेशंस ऑफ फंक्शन होते हैं, आप देख लीजिएगा कि प्रेसिडेंट विद द एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में डेलीगेट यूनियन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस टू द स्टेट। मतलब प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट के एग्रीमेंट के साथ यूनियन एग्जीक्यूटिव के कुछ फंक्शंस को स्टेट के ऊपर डेलीगेट कर सकता है। गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर स्टेट में होता है ना, गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट के साथ स्टेट एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को डेलीगेट कर सकता है टू द यूनियन आल्सो। दिस डेलीगेशन में भी कंडीशनल, अनकंडीशनल, ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। अगला है कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट,
कि सेंट्रल स्टेट के बीच में किस हिसाब से कॉपरेशन रहना चाहिए। पार्लियामेंट कैन एडजुकेट डिस्प्यूट्स ओवर द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स एंड वैलीज। पार्लियामेंट जो है वो अगर दो स्टेट्स के बीच में रिवर्स को लेकर कुछ डिस्प्यूट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो पार्लियामेंट उस केस के ऊपर एडजुकेट करेगा, यानी कि पार्लियामेंट उसके ऊपर फंक्शन करेगा। ठीक है। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट जो है वो एक इंटर स्टेट काउंसिल भी बना सकते हैं प्रेसिडेंट। आर्टिकल 263 बोलता है कि प्रेसिडेंट एक इंटर स्टेट काउंसिल भी बना सकते हैं दो स्टेट के कॉमन इंटरेस्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी कोई रिवर है, ये रिवर दो स्टेट से होकर गुजरती है, और इस रिवर के वाटर शेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है। नॉट रिवर की बात ना करें, नॉर्मल काम की बात करें कि जो बॉर्डर स्टेट्स होते हैं ना, जो दो स्टेट्स बॉर्डर लगाते हैं, जैसे कि यूपी और उत्तराखंड बॉर्डर लगाता है ना, तो दो स्टेट्स के जो कॉमन इंटरेस्ट की बात है, उस कॉमन इंटरेस्ट की बात को सॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट एक इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हैं, जिसमें दोनों की बात को सुना जाएगा। तो ये आपकी कॉम्परेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 के अंडर ऑल इंडिया सर्विसेज की कुछ बात की गई है कि आर्टिकल 312 पार्लियामेंट कैन क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज थ्रू अ राज्यसभा रेजोल्यूशन। एक राज्यसभा रेजोल्यूशन के द्वारा पार्लियामेंट किसी भी नई ऑल इंडिया सर्विसेज को रिक्रूट कर सकता है, यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज जिसका एग्जाम आप यूपीएससी लेता है, और एग्जाम का नाम है सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है। इसमें आप बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईडीएस, बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं। ये जो वो हैं सर्विसेज हैं, ये सेंटर की हैं, लेकिन इन लोगों को पोस्ट कहाँ किया जाता है? इन लोगों को पोस्ट किया जाता है स्टेट के अंदर। ठीक है। स्टेट के अंदर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए, स्टेट की बहुत सारी फंक्शनरीज को देखने के लिए, स्टेट में ब्यूरोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए सेंटर जो है स्टेट के अंदर इन पोस्ट को लागू करता है। कुछ स्टेट की खुद की सर्विसेज भी होती हैं, जिन्हें आप पीएससीज बोलते हो, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन सर्विसेज। ठीक है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन वो होती है जो स्टेट ही रिक्रूट करेगा, और स्टेट के अंदर ही वो लोग वो होंगे, पोस्ट होंगे। ठीक है। तो ये क्या बोला गया है कि इसका एक्सक्लूसिव अधिकार तो भाई पार्लियामेंट को ही होता है, कि पार्लियामेंट ऑल इंडिया सर्विस, किसी भी नई ऑल इंडिया सर्विस को रिक्रूट कर सकता है। जैसे कि अभी आईएएस है, आईपीएस है, पार्लियामेंट कल को कोई नई सर्विस ला सकता है, तो ये राज्यसभा रेजोल्यूशन से हो जाएगा। ऑल इंडिया सर्विस इज जॉइंटली कंट्रोल्ड बाय सेंटर एंड स्टेट विद अल्टीमेट कंट्रोल अंडर द स्टेट। ऑल इंडिया सर्विस में सेंटर और स्टेट साथ में मिलकर काम करते हैं, लेकिन वही भाई अल्टीमेट कंट्रोल तो सेंटर के पास ही होता है। ठीक है। व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी? यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं जो गवर्नमेंट के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। जो गवर्नमेंट के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं इन देयर टेरिटरीज, जो टेरिटरीज उन्हें असाइन हुई हैं। कुछ पब्लिक सर्विस कमीशंस भी होती हैं। पब्लिक सर्विस कमीशंस जो स्टेट पीएसएस जिन्हें कहते हैं, चेयरमैन एंड मेंबर्स। अच्छा, पब्लिक सर्विस कमीशन भी सोलली यानी कि कंप्लीटली स्टेट बॉडीज नहीं होती हैं, वो उनके ऊपर भी सेंटर का कुछ ना कुछ कंट्रोल होता है। तो देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन और जो मेंबर है ना, वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, लेकिन रिमूव्ड ओनली बाय प्रेसिडेंट। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट तो गवर्नर कर रहे हैं, लेकिन रिमूवल प्रेसिडेंट करेंगे। गवर्नर के पास उन्हें रिमूव करने की अथॉरिटी नहीं होती है। ये इंश्योर करने के लिए कि मेंबर्स के ऊपर कहीं स्टेट लेजिस्लेचर या कहीं स्टेट गवर्नमेंट कोई कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रही, कोई ज्यादा ओवर बर्डनिंग तो उन्हें नहीं दी जा रही। ठीक है। कुछ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस भी होती हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती हैं मल्टीपल स्टेट्स के लिए, यानी कि दो स्टेट साथ में मिलकर एक ही एग्जाम करवाना चाहते हैं। कि भाई दो स्टेट्स कह रहे हैं, जैसे कि यूके और हिमाचल प्रदेश कल को कहने लग जाए कि हमारे लिए ना एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का इंतजाम कर दीजिए, कि हम नहीं चाहते कि हमारे रिसोर्सेज दो अलग अलग एग्जाम्स को करवाने में लगे, हम चाहते हैं कि एक ही एग्जाम हो, कुछ लोग यहाँ रिक्रूट हो जाएं, कुछ लोग यहाँ रिक्रूट हो जाएं। तो अगर ऐसा कुछ करवाना चाह रहे हैं तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन पार्लियामेंट के द्वारा बना दी जाती है, और उनके जो मेंबर्स वगैरह हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो ये सारी बात है। अब आते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। बहुत इजी है सब कुछ। इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम यानी कि हमारे पास एक सिंगल जुडिशियल सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उससे नीचे हाई कोर्ट है, उससे नीचे लोअर कोर्ट है। अगर लोअर कोर्ट का कोई मैटर है, अगर आपको अपील करनी है तो आप हाई कोर्ट में करेंगे। अगर हाई कोर्ट के किसी प्रॉब्लम से, किसी फैसले से आप खुश नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट अपील करेंगे। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। इसे सबसे उच्च न्यायालय बोला जाता है अपील का। हमारी कंट्री में सबसे सर्वोच्च न्यायालय
न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट का अपना खुद का सुप्रीम कोर्ट है। हमारे पास जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, और ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी आती है आपकी सेंट्रल कंट्रोल ओवर दी स्टेट, स्टेट के ऊपर सेंटर का कंट्रोल, ठीक है। ये भी एक यूनिटरी फंक्शन है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे वर्ड यूनिटरी बोल रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। दो तरीके के हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, एक है फेडरल सब्जेक्ट, एक है यूनिटरी सब्जेक्ट, ठीक है। फेडरल सब्जेक्ट वो होते हैं जिन पर सेंटर और स्टेट का अधिकार होता है। यूनिटरी सब्जेक्ट वो होते हैं जिस पर सेंटर का अधिकार होता है, यानी कि जो पूरे देश के लिए एक है। जैसे कि सिटीजनशिप, सिटीजनशिप हमारी पूरी कंट्री के लिए एक ही है ना। आप सब भारत के नागरिक कहलाए जाते हो, है ना। यू आर द सिटीजन ऑफ द इंडिया, यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ योर, मतलब आपके पास आपके स्टेट का डोमिसाइल होगा, आप वहाँ के स्थानीय निवासी हो, कि आप वहाँ रह रहे हो, आपकी वो रेजिडेंस का प्रूफ है, आपकी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। सिटीजनशिप का प्रूफ है आपका आधार, ठीक है। यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आपके पास हर किसी के पास एक ही सिटीजनशिप है, इंडिया की सिटीजनशिप है। हर स्टेट की सिटीजनशिप अलग नहीं है। जैसे अमेरिका में, अमेरिका की सिटीजनशिप के साथ साथ उनको हर स्टेट की सिटीजनशिप मिलती है, ठीक है। तो कुछ हमारे पास सब्जेक्ट हैं जो यूनिटरी होते हैं, कुछ फेडरल होते हैं। तो फेडरल कौन कौन से हैं, यूनिटरी कौन कौन से हैं, ये भी आपको अगले लेक्चर में आने वाले लेक्चर्स में पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक सिंगल जुडिशियल सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पर है, हाई कोर्ट नीचे है। पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। अगर पार्लियामेंट को लग रहा है कि 2 स्टेट्स का काम एक हाई कोर्ट से चल जाएगा, तो पार्लियामेंट दोनों स्टेट्स का एक सिंगल हाई कोर्ट बना देगा। जैसे प्रेजेंटली गोवा और महाराष्ट्र के पास एक कॉमन हाई कोर्ट है, पंजाब हरियाणा के पास एक कॉमन हाई कोर्ट है। ऐसे कुछ कॉमन हाई कोर्ट्स हैं जो 2 और 2 से ज्यादा स्टेट्स के साथ, दो स्टेट जो है आपस में शेयर करते हैं, ठीक है। 2 से ज्यादा स्टेट भी शेयर कर सकते हैं। आपको देखनी है लिस्ट कि एक, अच्छा, हमारी कंट्री में एक ऐसा हाई कोर्ट, आई एम गिविंग यू द हिंट, हमारी कंट्री में एक ऐसा हाई कोर्ट है जिसके पास 2 से ज्यादा स्टेट की अथॉरिटी है। वो हाई कोर्ट कौन सा है, उसका नाम ढूंढकर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हमारी कंट्री में एक ऐसा हाई कोर्ट, एकमात्र ऐसा हाई कोर्ट है जिसके पास 2 से ज्यादा स्टेट की अथॉरिटी है। तो आप वो कौन सा हाई कोर्ट है, आपको वो बताना है। चलिए, अब हम देखते हैं कि सेंटर स्टेट के बीच में इमरजेंसी के दौरान रिलेशंस कैसे हो जाते हैं। जब अगर बात हो नेशनल इमरजेंसी की, आर्टिकल 352 लागू हो, तो सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट ऑन एनी मैटर। सेंटर स्टेट को किसी भी मैटर में डायरेक्ट कर सकता है। अगर बात हो प्रेसिडेंट रूल की, यानी मैंने आपको बात की ना, सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट ऑन एनी मैटर। स्टेट लिस्ट के ऊपर सेंटर का अधिकार हो जाता है, बट स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर भी फंक्शन कर सकता है, सेंटर भी फंक्शन कर सकता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के केसेस में सेंटर प्रिवेल करेगा। जब आर्टिकल 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन लगे, तो प्रेसिडेंट अज्यूम्स स्टेट गवर्नमेंट्स फंक्शन, प्रेसिडेंट के हाथ में स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन चले जाते हैं। फाइनेंशियल, आर्टिकल 360 लगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे, तो स्टेट कैन डायरेक्ट फाइनेंशियल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग सैलरी रिडक्शन, यानी कि स्टेट जो है वो किसी भी तरीके का अथॉरिटी जो है वो अपने हाथ में ले सकता है, ठीक है। आई होप लेक्चर काफी लंबा हो रहा है, हम फाइनेंशियल रिलेशंस अगली बार डिस्कस करेंगे, इस बार लेक्चर को हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। अदर प्रोविजंस जैसे कि आर्टिकल 355 सेंटर स्टेट को अच्छा, कुछ और प्रोविजंस हैं जिसमें सेंटर के पास स्टेट की अथॉरिटी आ जाती है, यानी कि सेंटर का कंट्रोल स्टेट के ऊपर ज्यादा हो जाता है। तो एक है हमारे पास आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 ये बोलता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि स्टेट, सॉरी प्लीज, सॉरी, माइंड माय वर्ड्स, ये सेंटर की जिम्मेदारी बनती है कि सेंटर स्टेट को हर तरीके से सुरक्षित रखे। आर्टिकल 355 की बात है ये। सेंटर की जिम्मेदारी बनती है कि सेंटर स्टेट को एक्सटर्नल अग्रेशन, इंटरनल डिस्टरबेंस से सुरक्षित रखे, और इसके लिए सेंटर किसी भी तरीके का काम कर सकता है। तो और हाँ, तो आर्टिकल 355 के अंदर ये लिखा गया है कि सेंटर की जिम्मेदारी है स्टेट को एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंस से बचाए। कुछ और प्रोविजंस हैं जिसमें सेंटर का अधिकार स्टेट के ऊपर होता है। एक है पोजीशन गवर्नर की, गवर्नर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ये सेंटर के एजेंट होते हैं इनटू दी स्टेट। ये सेंटर के एजेंट होते हैं इनटू दी स्टेट, समय समय पर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट के माध्यम से स्टेट में होने वाले कामकाज के बारे में खबर देते रहते हैं, ठीक है।
जैसे आपके घर में कोई और खबरी बैठा हुआ है, वो समय समय पर आपके घर में जितना भी मैटर है वो दूसरों को जाकर बता रहा है। एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। अच्छा, जहां ये आप अगर समझ नहीं पा रहे हो कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रल कंट्रोल ओवर द स्टेट, कि भाई सेंटर स्टेट के बीच में पावर्स का बंटवारा तो होता ही है, वो तो एक बात है ही कि भाई पावर्स का बंटवारा तो होगा, लेकिन सेंटर ने फिर भी थोड़ा सा अपना अपर हैंड रखा है स्टेट के ऊपर, ठीक है, ताकि स्टेट कभी भी कल को जाकर मतलब अलग होने की बात ना करने लग जाए, या स्टेट कल को जाकर कहीं सेंटर के अगेंस्ट खड़े ना हो जाए, सेंटर को ओवरथ्रो ना कर दे। तो सेंटर का थोड़ा कंट्रोल स्टेट के ऊपर रहता है, थोड़ा अपर हैंड सेंटर का स्टेट के ऊपर रहता है। सेंटर ने अलग अलग तरीके से, सेंटर नहीं, संविधान ने अलग अलग तरीके से सेंटर को ये पावर्स दे रखी हैं कि किसी न किसी तरीके से सेंटर स्टेट के ऊपर थोड़ा ज्यादा पावरफुल रह सके, ठीक है। तो बहुत सारी पावर्स है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल है, आर्टिकल 355 है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट है, पीसीएस के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे तरीके जो हैं इससे सेंटर का कंट्रोल स्टेट के ऊपर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। वैसा ही एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का काम होता है कि भाई स्टेट में जो भी इलेक्शंस है उन्हें करवाने का, जैसे कि पंचायत वगैरह के इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो करवाता है। तो इसके जो कमिश्नर होते हैं वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन रिमूव प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। तो उनके रिमूवल की पावर प्रेसिडेंट के पास देने का मतलब क्या है कि उनको स्टेट गवर्नमेंट रिमूव करने की धमकी देकर कभी भी दबा ना सके। बात आई समझ में, कि अगर मुझे अपॉइंट करा जाएगा किसी के द्वारा लेकिन रिमूव किया जाएगा किसी और के द्वारा, तो भाई मेरे को जो अपॉइंट कर रहा है और वो अगर मुझे रिमूव नहीं कर रहा, तो मैं उसकी धमकी से नहीं डरूंगी ना। वो कुछ भी बोलता रहे कि हम आपको रिमूव कर देंगे, हम आपको ये कर देंगे, रिमूवल की पावर उसके पास है ही नहीं, तो मैं उसकी धमकी से नहीं डरूंगी, बिकॉज रिमूवल की पावर तो मेरी किसी और के पास है, उसकी धमकियां मुझे रिमूव नहीं कर सकती। तो इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट कभी भी अपनी पावर का मिसयूज ना करे, इसलिए रिमूवल की पावर कमिश्नर की प्रेसिडेंट को दे दी गई है। डन। कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं जो कॉपरेशन को मेंटेन, कॉपरेशन माने जो आपस में सेंट्रल स्टेट के जो संबंध हैं उनको मेंटेन करती हैं, उनको सही रखती हैं, जैसे कि नीति आयोग है आपकी, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, जोनल काउंसिल्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल्स हैं, जो सेंट्रल स्टेट के बीच के कॉपरेशन को मेंटेन रखती हैं, ठीक है। तो दिस इज सेंट्रल स्टेट रिलेशन। अभी हमने दो तरीके की पावर्स देखी हैं आज, एक है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और एक है आपकी लेजिस्लेटिव पावर्स। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भाई लेजिस्लेटिव पावर्स स्टेट, सेंटर, कंकरेंट, ये कौन सी लिस्ट होती हैं। दूसरी बात, किस किस केसेस में सेंटर स्टेट लिस्ट में आकर रूल कर सकता है, स्टेट लिस्ट में दखलंदाजी कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, कब कब सेंटर की पावर स्टेट की पावर के ऊपर हावी हो जाएंगी, है ना। ऐसी कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं जो सेंटर बनाएगा स्टेट्स के लिए, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज का बनाना, या पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट, इलेक्शन कमिश्नर के मेंबर का अपॉइंटमेंट, रिमूवल वगैरह। तो ये सारी चीजें होती हैं जो सेंटर स्टेट के बीच में डिवाइडेड है। हमारी कंट्री फेडरल है, बट हमारी कंट्री में फेडरल कंट्री तो है, बट कंप्लीट शेयरिंग ऑफ पावर्स नहीं है। देखिए, कंप्लीट शेयरिंग ऑफ पावर्स नहीं है, देयर इज अ टिल्ट टुवर्ड्स द सेंट्रल अथॉरिटी। हमेशा सेंट्रल अथॉरिटी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा पावर हमें देखने के लिए मिलती है, थोड़ा से ज्यादा हमें नजर आता है कि सेंटर ही थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो इसमें जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं वो आपके पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स हैं वो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम तैयारी कर रहे हैं यूकेपीएससी 2026 की। चलिए, फाइनेंशियल रिलेशंस जो है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फाइनेंशियल रिलेशंस हैं, क्या क्या स्टेट का कहना है सेंटर को, किस किस तरीके से टैक्सेस कैसे कैसे होंगे, इमरजेंसी के केसेस में क्या हो सकता है, सेंटर स्टेट से बोरो कैसे कर सकता है, ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। जो भी आज समझाया, जो भी आज पढ़ाया, जो भी नोट बंद करना है आपको, जो भी मार्क करना है, वो यहाँ से आप कर सकते हो। Thank you for being here. Please like and subscribe the channel if you like the video, and comment down the questions. जो भी questions यहाँ पर पूछे गए हैं वो नीचे comment कर दीजिएगा। Okay, thank you for being here. Bye bye.